हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो फटाफट आ जाइएगा भाई, इस वीडियो को भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा भाई, इसको लाइक करो, शेयर करो, चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना, बिल्कुल भी ना भूलना। क्लियर है? तो भाई आज हम अगले अध्याय की तरफ चल रहे हैं, अपनी यात्रा का हम लोग आरंभ कर चुके हैं। क्लियर है? और आज इस यात्रा में बारी किसकी है? अशोक के फूल की। जी हाँ बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अशोक के फूल के बारे में। जी हाँ बच्चों, किसके बारे में? अशोक के फूल के बारे में। जी हाँ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित। इसके लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्लियर है बच्चों? चलो तो भाई कर देते हैं शुरुआत। फटाफट इसको शेयर भी करते जाइएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक की वीडियो पहुंचना चाहिए ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो सके। क्लियर है भाई? कर दें शुरुआत? चलो जी, कर देते हैं शुरुआत। शुरुआत करने से पहले एक बार नज़र डाल लेते हैं आज जो अध्ययन करेंगे, इस लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज सबसे पहले होगा लेखक का जीवन परिचय। शुरुआत मैंने जीवन परिचय से ही करनी है भाई। स्टार्टिंग में ही मैंने बोला है कि भाई पाठ जितना जरूरी है उतना ही जरूरी होता है लेखक का जीवन परिचय। क्लियर हो गया? तो आप ये बिल्कुल भी मत सोचना कि भाई पाठ जरूरी होता है, पाठ पढ़ाइए, भाई लेखक भी उतना ही जरूरी होता है। क्लियर हो गया? लेखक, लेखिका, कवि और कवित्री। क्लियर? किसी का भी जीवन परिचय आपसे परीक्षा के अंदर पूछ लिया जाएगा और आपको लिखना पड़ेगा। आप तभी लिख पाएंगे जब आपको विस्तार पूर्वक इसके बारे में डिटेल में पता होगा। क्लियर है? तो भाई लेखक का जीवन परिचय आपको पता होना चाहिए। पाठ का सार हम पढ़ेंगे, साथ ही साथ आपको गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर भाई 100% आते हैं। क्लियर है भाई? जीवनी 100% आती है, ध्यान से रखना। और इसी के साथ गद्यांश के आधार पर प्रश्न उत्तर भी 100% पूछे जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? आपको पता होना चाहिए कि भाई ये जो प्रश्न उत्तर आ रहे हैं ये हमारा कौन सा पाठ कहाँ से लिया गया है, या तभी पता लगा पाओगे जब आपने विस्तार पूर्वक पाठ पढ़ा होगा। क्लियर हो गया? लेखक का जीवन परिचय आप तभी लिख पाओगे जब आपको लेखक के बारे में पता होगा। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो भाई उठा लो पेन और कॉपी ताकि मेहनत करने के लिए हो जाओ तैयार। ठीक है भाई? हम भी मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए कर रहे हैं, तो भाई आप भी मेहनत करो। और आपका छोटा सा काम है, पेन और कॉपी के साथ बैठा करो भाई। कोई भी क्लास हो, ऑनलाइन ऑफलाइन, कोई भी वीडियो देख रहे हो, ऐसी आदत बनाओ कि भाई पेन और कॉपी के साथ बैठो। पेन कॉपी के साथ बैठने का मतलब क्या होता है, इसका बहुत सारा बेनिफिट है, मैं फटाफट बता देता हूँ, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। भाई लिखने से चीज़ें जल्दी याद हो जाती हैं। क्लियर है? मैं हर क्लास में बताता हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ ताकि आपको कुछ ज्ञान मिल सके। क्लियर हो गया? करना या ना करना ये तो बेटा आपके हाथ में है। क्लियर है? हो सकता है, हाँ पता है कि भाई लिखने की आदत नहीं है, लेकिन आज नहीं डालोगे कल बहुत पछताओगे, क्योंकि आगे जाके तो भाई लिखना पड़ता है। क्लियर है? जब आप लिखने की प्रैक्टिस करोगे तभी आप एग्जाम में समय से पहले प्रश्नों के हल देख पाओगे, और तभी आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तो आप अपने पूरे के पूरे जो प्रश्न है वो हल कर पाओगे समय से पहले। क्लियर है? ये तभी हो पाएगा जब लिखने की प्रैक्टिस होगी। तो आज से अभी से ये आदत डालो, क्योंकि लिखने से अंक भी होते हैं, है ना, सुंदरता के अंक भी मिलते हैं। पता है लिखने से सुंदरता, लिखावट में सुंदरता आती है। क्लियर हो गया? तो बहुत सारे इसके फायदे होते हैं, लिखने से जल्दी याद हो जाता है। तो फटाफट से इसकी आदत डालो और अपनी समस्या के लिए, ये इस समस्या से हमेशा के लिए निजात पाओ। चलो जी, कर देते हैं शुरुआत लेखक के जीवन परिचय। तो सर्वप्रथम हम लेखक का जीवन परिचय और साहित्यिक उपलब्धियां इनकी क्या क्या हैं इसके बारे में जानेंगे। क्लियर है? तो भाई हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, श्रेष्ठ उपन्यासकार और आलोचना करने में सर्वप्रथम जिन कवियों में जिनका स्थान लिया जाता है उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी है। क्लियर है? तो भाई हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक और भारतीय संस्कृति के युगीन व्याख्याता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म वर्ष 1907 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? 1907 ईस्वी में हुआ था, बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ। क्लियर हो गया?
बात समझ में आ गई। भाई इनका जन्म कब हुआ था? 1907 में हुआ था। अब 1907 में एक महान कवित्री का भी जन्म हुआ है। क्लियर है? हाँ जी, यह भी आपकी देखो मैं बता रहा हूँ, ये छोटे छोटे नोट्स जब आप लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा ये। क्लियर है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म भी 1907 में हुआ था और महादेवी वर्मा का भी जन्म 1907 में हुआ था। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो जी, अच्छे निबंधकार में इनकी गिनती होती थी, अच्छे उपन्यासकार और आलोचना बहुत बढ़िया करते थे। आलोचनात्मक कवियों में इनका सर्वश्रेष्ठ स्थान है। क्लियर है? चलो, संस्कृत और ज्योतिष का ज्ञान इन्हें उत्तराधिकार में अपने पिता पंडित अनमोल दुबे से प्राप्त हुआ। किससे हुआ? इनके पिताजी तो थे वो संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। क्लियर है? इनके घर के अंदर जो था ये संस्कृत का माहौल था और बहुत सारा ज्ञान जो है इनको इनके विरासत में मिला इनके पिताजी से। क्लियर है? और अक्सर ऐसा होता है कि घर का जो वातावरण, कहते नहीं है जैसी संगत वैसी रंगत। बच्चे को अगर आप जैसा माहौल दोगे बच्चा उसी की तरफ क्या है बढ़ चलता है। तो भाई बचपन से ही इनके घर का जो माहौल था वो इस तरीके का था, तो उनको आराम से ज्योतिष का ज्ञान हुआ। क्लियर? और इसीलिए इनके नाम के आगे जो है आचार्य भी लगा इनके ज्ञान के कारण। ठीक है? तो इनके पिता पंडित अनमोल दुबे, इनके पिताजी का नाम क्या था? प्रश्न बनेगा। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल दुबे। क्लियर? वर्ष 1930 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। किसकी उपाधि प्राप्त की? ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। और इसको प्राप्त करने के बाद 1940 से 1950 तक ये शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। क्लियर है? इन्होंने 10 वर्षों तक वहां पर अपनी सेवाएं दी। कब? 1940 से 1950। क्लियर है? शांति निकेतन के हिंदी भवन में निदेशक के रूप में यहां पर रहे। विस्तृत स्वाध्याय एवं साहित्य सृजन का शिलान्यास यहीं पर हुआ, यहीं से इसकी शुरुआत हुई। वर्ष 50 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी बने और वर्ष 1980 से 1966 तक 466 तक, ठीक है ना, ये पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के जो है अध्यक्ष बने। वर्ष 1967 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? चलो जी, बहुत बढ़िया। भाई पद्म भूषण की उपाधि से भी इनको सम्मानित किया गया है। क्लियर? अनेक गुरुतर दायित्वों को निभाते हुए इन्होंने वर्ष 1979 में रोग शैय्या पर ही चिरनिद्रा ली। क्लियर है? इनका देहांत हो गया। चलो भाई, साहित्यिक सेवाओं की अगर बात करी जाए तो भाई आधुनिक युग के गद्यकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण स्थान है। आधुनिक युग के जितने भी गद्यकार हैं, जितने भी लेखक हैं, भाई उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो स्थान है वो सर्वोपरि माना जाता था, बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता था और अच्छे गद्यकारों में इनकी गिनती होती है। हिंदी गद्य के धोत्र में इनकी साहित्यिक सेवाओं का आकलन निम्नवत किया जा सकता है। कैसे? निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहां साहित्य संस्कृति की अखंड धारा प्रभावित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियों, क्रिया व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ हुआ है। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आ गया? भाई निबंधकार के रूप में आचार्य द्विवेदी के निबंधों में जहाँ साहित्य और संस्कृति की अखंड धारा प्रभावित होती है, वहीं प्रतिदिन के जीवन की विविध गतिविधियाँ, क्रिया व्यापारों, अनुभूतियों आदि का चित्रण भी अत्यंत सजीवता और मार्मिकता के साथ यहाँ पर हुआ है। क्लियर? आलोचक के रूप में इन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त की थी। आलोचना बहुत ही अच्छे तरीके से किया करते थे। तो परम आलोचक के रूप में आलोचनात्मक साहित्य के सृजन की दृष्टि से द्विवेदी जी का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्लियर है? इनको एक विशेष दर्जा प्राप्त है। उनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वत्ता और अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जब ये आलोचना किया करते थे, आलोचना का मतलब मैं आपको पिछली वाली क्लास में ही बता चुका हूँ, आलोचना का मतलब किसी की बुराई करना नहीं होता है। क्लियर है? हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। दोनों सिक्कों को अगर आप सही तरीके से प्रेजेंट कर पाओगे, क्लियर, सही है या गलत है ये तो सामने वाले के विवेक पर निर्भर करता है। लेकिन आप
अगर उसका वीक पॉइंट है उसको भी अगर आप उजागर करके बताते हो, वही सही मायने में एक आलोचना होती है। क्लियर है? उसी को बोलते हैं आलोचना। क्लियर है? जिससे सामने वाले व्यक्ति को मौका मिल जाता है कि भाई उसमें और ज्यादा इंप्रूवमेंट करने का। क्लियर हो गया? चलो, अब सूर साहित्य अगर बात करी जाए, इनकी आलोचनात्मक कृतियों में विद्वता अध्ययनशीलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। सूर साहित्य इनकी प्रारंभिक आलोचनात्मक कृति है। कौन सी है? सूर सागर, सूर साहित्य, माफ कीजिएगा। ठीक है जी। चलो, उपन्यास के रूप में द्विवेदी जी ने 4 महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है। उपन्यासकार के रूप में भी जाने जाते थे। और ये 4 जो महत्वपूर्ण उपन्यास हैं वो किस प्रकार हैं? बाण भट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा और अनाम दास का पोथा। क्लियर है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित ये उपन्यास द्विवेदी जी की गंभीर विचार शक्ति के प्रमाण, ललित प्रमाण है। क्लियर? अब ललित निबंधकार के रूप में अगर द्विवेदी जी ने ललित निबंध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण लेखन कार्य किया है। क्लियर है? यानी कि निबंध का एक छोटा स्वरूप, यानी कि किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे लिखा हो, उसका ध्यान केवल और केवल उसी पर केंद्रित हो, उसी को बोलते हैं निबंध, ललित निबंधकार। ठीक है भाई, ललित निबंध उसी को कहा जाता है भाई। हिंदी के ललित निबंध को व्यवस्थित रूप प्रदान करने वाले निबंधकार के रूप में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी अग्रणी हैं। क्लियर है? अग्रणी हैं। निश्चय ही ललित निबंध के क्षेत्र में वे युग प्रवर्तक लेखक रहे हैं, यानी कि अभूतपूर्व उपलब्धि रही है इनकी इस क्षेत्र के अंदर। और इस क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो युग प्रवर्तक के रूप में इनका जो नाम है वो दर्ज है, लेखन के क्षेत्र में बात की जाए। चलो, कृतियों की बात करी जाए, इस तरीके से हेडिंग वाइज भी लिख सकते हो आप, कृतियां और रचनाएं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अनेक ग्रंथों की रचना की है, जिनको निम्नलिखित वर्गों में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। किस प्रकार? जैसे कि निबंध संग्रह, वहाँ पर भी लिख सकते हो। वहाँ पर हमने पूरा बिना किसी हेडिंग वाइज डाला था, यहाँ पर हेडिंग डालकर आप डाल सकते हो अपने हिसाब से। और मैं समझता हूँ ये वाला जो पैटर्न है ज़्यादा बेटर है। क्लियर है? आप इस तरीके से हेडिंग बना के लिखा करो तो भाई नंबर आपको अच्छे मिलेंगे। निबंध संग्रह यानी अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता, ये क्या है? ये इनके निबंध संग्रह है। क्या है? निबंध संग्रह। आलोचना अगर बात करी जाए, आलोचना साहित्य यानी कि सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर साहित्य, सहचर और साहित्य का मर्म, ये इनके आलोचनात्मक साहित्य हैं। इतिहास की अगर बात करी जाए तो भाई हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास प्रमुख रूप से यहाँ प्रसारित हैं। साथ ही साथ उपन्यास की अगर बात करी जाए तो उपन्यास में भाई बाण भट्ट की आत्मकथा अभी बताया था आपको, अरुचंद्र लेख, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये प्रमुख रूप से हैं। और संपादन की बात करी जाए तो नाथ सिद्धों की बानियाँ, संक्षिप्त पृथ्वीराज रासो, संदेश रासका, अनुदित रचनाएं, प्रबंध चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश, विश्व परिचय, लाल कनेर और मेरा बचपन, ये अनुदित रचनाएं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से जीवन परिचय हमने पढ़ लिया। अब साथ ही साथ अगर बात करी जाए इनकी भाषा शैली की बात करी जाए, द्विवेदी जी ने अपने साहित्य में संस्कृत निष्ठ साहित्यिक तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। भाई ये एक लेखक का बहुत ही इम्पोर्टेंट, अगर बात करी जाए किसी भी बात को अगर सरल और सिंपल तरीके से अगर आप बताते हो, समझाते हो, तो सामने वाले की नज़र में आप एक अच्छे सर्वश्रेष्ठ कवि का दर्जा प्राप्त कर जाते हो। क्यों? क्योंकि सामने वाला समझ जाए, जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से आप उसको समझा सकते हो, तो सरल से सरल, ज़्यादा से अच्छा जो है उन्होंने इन शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि सामने वाले को अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इसी तरीके से संस्कृत निष्ठ यानी कि तत्सम शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया है अपने लेखनी में। संस्कृत निष्ठ शब्द वे होते हैं जो जैसे संस्कृत में इस्तेमाल किए जाते हैं वैसे के वैसे ही
उठा के हिंदी में भी वैसे ही ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाएं, उनको बोलते हैं संस्कृतनिष्ठ। क्लियर है? उन्होंने संस्कृत के साथ साथ अंग्रेजी, उर्दू तथा फारसी भाषा के प्रचलित शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया है। इसी के साथ साथ अंग्रेजी हो गया, उर्दू हो गई, फारसी हो गई, अनेक भाषाओं में जो प्रचलित शब्द हैं, यानी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा बोले जाने वाले शब्द हैं, उनका भी इन्होंने अपनी लेखनी में प्रयोग किया है। क्लियर है? यानी कि आप कह सकते हो कि तत्सम के साथ साथ देशी, विदेशी, तद्भव सभी शब्दों का ऑलमोस्ट इन्होंने इस्तेमाल किया है और भाषा इनकी बहुत ही सिंपल, सरल रही ताकि सामने वाले को सही तरीके से, अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। इनकी भाषा में मुहावरों का प्रयोग प्राय कम हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे कवि, लेखक, लेखिकाएं, कवित्री अपने लेखनी में अपने लेखों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं, लोकोक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, पर इनकी भाषा में मुहावरों का जो है इस्तेमाल जो प्राय बहुत कम देखने को मिलता है। और इस प्रकार द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिष्कृत एवं परिमार्जित खड़ी बोली है। उनकी गद्य शैली प्रौढ़ एवं गंभीर है। उन्होंने विवेचनात्मक, गवेषणात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा आत्मपरक शैलियों का यहाँ पर प्रयोग अपने साहित्य में किया है। क्लियर है? इस तरीके की इनकी भाषा शैली। अब हिंदी साहित्य में ये क्या स्थान रखते हैं, तो भाई डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृतियाँ हिंदी साहित्य की शाश्वत निधि हैं, एक अनमोल धरोहर हैं और उनके निबंधों एवं आलोचनाओं में उच्च कोटि की विचारात्मक क्षमता के दर्शन साफ तौर पर दिखाई देते हैं। क्लियर है? हिंदी साहित्य जगत में उन्हें एक विद्वान, समालोचक, निबंधकार, आत्मकथा लेखक के रूप में ख्याति प्राप्त। क्लियर है? एक महत्वपूर्ण स्थान है इनका हिंदी साहित्य के अंदर। वस्तुतः वे एक महान साहित्यकार थे। आधुनिक युग के गद्यकारों में उनका विशिष्ट स्थान माना जाता है। क्लियर हो गया? इस तरीके से हिंदी साहित्य में एक अहम स्थान रखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं अपने पाठ के सार की, यानी कि पाठ चैप्टर जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, अशोक के फूल। क्लियर है? जिसमें अशोक के फूल का जिक्र किया जा रहा है। आपने देखा हो हमारे कामदेव है ना, कामदेव को 5 पुष्प बड़े पसंद हैं, जिनमें से एक पुष्प है क्या? अशोक का। क्लियर है? अशोक के फूल की विशेषता बताई जा रही है कि भाई वर्षों से जैसा है वैसा ही है, आज भी उसी की तरह जो है दिखाई देता है। अपनी उसने मूल जड़ जिसको बोलते हैं, उसकी प्रवृत्ति जो है ना वो आज भी नहीं बदली है। इंसान पहले से अब में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। क्लियर है? इंसान के अंदर लोभ है, लालच है, कपट है। क्लियर है? बहुत सारे गुण अवगुण में बदल गए हैं, लेकिन अशोक का फूल आज भी वैसा का वैसा ही है। तो आज विस्तार से इसमें चर्चा करेंगे। पाठ का सार क्या कह रहा है, तो पहला उदाहरण हेडिंग वाइज मैंने बना दिया है। तो सामंतीय सभ्यता और परिष्कृत रुचि का ये प्रतीक है क्या? अशोक। क्लियर है? सीखना है तो अशोक के फूल से सीखो। क्लियर है? सर्दी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, किस तरीके से अपने अस्तित्व को बचाए रखना, ये सबसे बड़ी आप धरोहर समझ सकते हो, अपनी पूंजी समझ सकते हो, और ये सब कुछ आप अशोक से सीख सकते हो। इसीलिए यहाँ पर अशोक के फूल के माध्यम से ये बताने की कोशिश की है कि भाई हमें अपने विचार, हमें अपने संस्कृति, हमारी सभ्यता जो है वो उसको बना के रखना बहुत आवश्यक है। हमें चाहकर भी अपने आप को, ठीक है, आधुनिकता के दौर में हम लोग, साइंस का ज़माना है और आधुनिकता के दौर में हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, लेकिन जो मनुष्य की प्रवृत्ति है उसको नहीं जो है बदलना चाहिए। यानी कि अपने सत्कर्म, अच्छे कर्मों को, यानी कि अपनी जो अपने जो संस्कार हैं उनको हमें संजो कर रखना बहुत आवश्यक है। तो वही इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। तो अशोक के फूल नामक निबंध आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन की परिणति है। क्लियर है? इससे समाज का ताना बाना किस तरीके से देखते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कि भाई पहले और आज के ज़माने में ज़मीन आसमान का यहाँ पर फर्क आ गया है। क्लियर है? लेकिन अशोक का फूल आज भी वैसा का वैसा ही है। ठीक है? भारतीय परंपरा में अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। अशोक के फूल कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं श्वेत और दूसरे होते हैं लाल पुष्प। ठीक है? श्वेत पुष्प तांत्रिक क्रियाओं की सिद्धि के लिए उपयोगी हैं और जबकि लाल पुष्प स्मृति वर्धन माना जाता है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? बहुत सारे लोगों को आज इसमें अंतर पता चला होगा। क्लियर है? श्वेत की क्या
उसकी क्वालिटी है, और लाल पुष्प की क्या, जो श्वेत पुष्प जो होते हैं वो, जैसे आपने देखा होगा जो तांत्रिक विद्या में जो लोग अपना समय गुजारते हैं, वो इसमें सिद्धि विद्धि में लीन रहते हैं, तो वो सफ़ेद पुष्पों का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? इसी तरह से ठीक लाल पुष्प स्मृतिवर्धक माना जाता है, और द्विवेदी जी का मानना है कि मनोहर, हास्यमय एवं अलंकारमय दिखने वाला अशोक का वृक्ष विशाल सामंती सभ्यता का परिष्कृत रुचि का प्रतीक है। हमारी संस्कृता, हमारी जो संस्कृति धरोहर का जीता जागता उदाहरण है अशोक का फूल। यही कारण है कि सामंती व्यवस्था के ढह जाने के साथ साथ अशोक के वृक्ष की महिमा एवं गरिमा दोनों नष्ट होने लगी। क्लियर है? क्लियर हो गया? अब इससे अशोक के वृक्ष का सामाजिक महत्व भी कम होने लगा। आज जो है ना, एक ज़माना था जब आपको देखा होगा कि आपने बहुत सारे वृक्ष जो है वो देखने को मिलते थे। आज धीरे धीरे ये लुप्त से होते जा रहे हैं, लुप्त होने की कगार पे हैं। इनके महत्वता को धीरे धीरे लोगों ने कम आंकना चालू कर दिया है। क्लियर? चलो, अशोक वृक्ष की पूजा यानी कि गंधर्वों एवं यक्षों की देन है। अब इसका इतिहास बड़ा पुराना है। प्राचीन साहित्य के आधार पर स्पष्ट होता है कि अशोक के वृक्ष में कंदर्प देवताओं का वास है। कंदर्प यानी कि कामदेव। क्लियर है? ऐसा माना जाता है कि अशोक के वृक्ष पर, क्लियर है, कामदेव का वास होता है। कंदर्प यानी कि कामदेव। क्लियर है? कंदर्प देव का यहाँ पर वास होता है, और वास्तव में पूजा अशोक की नहीं बल्कि उसके अधिष्ठान कंदर्प देवता की होती है। और मानते हैं कि भैया पूजा अशोक की नहीं होती है। क्लियर? अशोक के वृक्ष पर जो कंदर्प देवों का वास होता है, कामदेव का जो वास है, भाई पूजा उनकी होती है। क्लियर है? इसे ही मदनोत्सव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदनोत्सव। क्लियर हो गया? मदनोत्सव। लेखक का मानना है कि अशोक के स्तवकों में वह मादकता आज भी है। भारतवर्ष का सुवर्ण युग इस पुष्प के प्रत्येक दल में लहरा रहा है। क्लियर है? आज भारत की जो चमक है, भारत की जो धमक है, आज भारत की जो सभ्यता है, संस्कृति है, आज पूरी दुनिया में जो हम लोग छाए हुए हैं, लोग हमारा अनुसरण कर रहे हैं, हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। क्लियर है? इसमें, इसके स्वर्ण युग में इन पुष्प के प्रत्येक दल लहराए हैं, ऐसा प्रतीत होता है। चलो, मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा के अगर बारे में बात करें तो मनुष्य, लेखक का मानना है कि दुनिया की सारी चीजें मिलावट से पूर्ण है। कोई भी वस्तु अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। आज जमाना बहुत हाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है। आज बहुत हम लोग आगे जा चुके हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब यूरिया, फर्टिलाइज़र, केमिकल्स, इन चीज़ों का लोग नाम भी नहीं सुना करते थे। क्लियर है? शुद्ध खाते थे, शुद्ध हवा में सांस लेते थे और शुद्ध पानी पीते थे। आज तीनों क्या है? अशुद्ध हैं। यानी कि मनुष्य जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन तीन चीज़ों की आवश्यकता होती है। किसकी होती है? शुद्ध खाना, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन, क्या बोलते हैं, वातावरण, हवा। क्लियर? आज पॉल्यूटेड हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, वातावरण अशुद्ध हो चुका है। आज हर चीज़ में मिलावट है, चाहे वो सब्जी हो, फल हो, दूध हो। क्लियर हो गया? तो हर चीज़ में मिलावट है। अब इससे हो क्या रहा है? साथ ही साथ क्या है? हवा, पानी। अब पानी क्या है आज की डेट में? आपने देखा होगा, पहले नल का पानी पिया करते थे लोग, कुएं का पानी पिया करते थे, हष्ट पुष्ट रहा करते थे। क्लियर है? शुद्ध खाते थे, शुद्ध पीते थे और लंबी आयु जीते थे। आज तीनों ही चीज़ें अशुद्ध हैं और इसीलिए मानव का जीवन 100 साल तो छोड़ो, 50 साल में ही लोग, व्यक्ति ऐसा लगता है कि जैसे मानो अब इसका अंत निकट आ चुका है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है न शुद्ध खा रहे हैं, न शुद्ध पी रहे हैं, तो हर चीज़ में मिलावट है। आज कहते हैं कि अगर बात करी जाए भारतवर्ष की, अगर बात करी जाए हिंदुस्तान के अंदर जितनी दूध की खपत है, क्लियर है, जितनी पैदावार है उससे 4 गुना ज़्यादा खपत है। अब सोचिए, पैदा हो रहा है दूध, उससे 4 गुना ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब ये दूध आ कहाँ से रहा है? ये फर्टिलाइज़र, यूरिया, केमिकल से युक्त हम चीज़ें खा रहे हैं और इसीलिए बीमार पड़ रहे हैं। आज 15-15, 20-20 साल के बच्चों को हार्ट अटैक की समस्या आ रही है, पता है आपको? क्लियर है?
तो कोई भी चीज़ आज की डेट में अगर कोई कहे कि ये शुद्ध है तो हम मान ही नहीं सकते। क्लियर हो गया? अपने मूल रूप में यानी कि विशुद्ध रूप में उपलब्ध आज कोई भी ऐसी चीज़ है जो अपने विशुद्ध रूप में उपलब्ध नहीं है। हर चीज़ में मिलावट है, पूरी दुनिया में है जो मिलावटपूर्ण का ये जो है खेल चल रहा है। इसके बावजूद केवल एक ही चीज़ विशुद्ध है और वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा। क्लियर है? वह गंगा की अबाधित यानी कि अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के लिए बाद भी पवित्र है। क्लियर है? दुर्दम जिजीविषा जिसको बात कर रहे हैं, मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप देखने से स्पष्ट हो जाता है कि मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। आज की डेट में बात करें, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, लोग क्या है इसको भूलते हुए जा रहे हैं, है ना। हमारे यहाँ वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, हमारे यहाँ गंगा है। क्लियर? हमारे महाभारत, रामायण। तो भाई हम अपनी संस्कृति से, वेदों से, पुराणों से आखिर हमने क्या सीखा? आज किसी भी बच्चे को उठा के देख लो, उसको पूछो कि वेदों की संख्या कितनी है, वो नहीं बता पाएगा। उसको पूछो कि वेदों में हमारे को क्या कहा गया है, वेदों से हमें किस चीज़ का ज्ञान मिल रहा है, रामायण से हमें क्या मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति को अपने पैरों तले रौंदे जा रहे हैं, पाश्चात्य की तरफ भाग रहे हैं। जबकि पाश्चात्य यानी जो पश्चिम के जो लोग देश हैं वो हमारी सभ्यता को अपना रहे हैं। तो हमारी संस्कृति इतनी पुरानी है, सभ्यता इतनी, मानव जीवन का सार बताया गया है इसके अंदर। अगर सही तरीके से, सही दिशा में अगर हम लोग सही डायरेक्शन में चलें तो हम लोग, है ना, मानव दृष्टि सृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक जो है कृत्य कर सकते हैं। ठीक है? न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती हुई यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। क्लियर? अनेक धर्माधिकारी हुए हैं, अनेकों उत्सव आप देखने को मिलते हैं, व्रतों की शैली। क्लियर है? आज नवरात्रे हैं, अनेक त्यौहार हैं, तो ये क्या है? हमारी संस्कृति का ही तो हिस्सा है। क्लियर? ये सब देखने को मिलता है। अशोक के वृक्ष की मौज, लेखक कह रहा है कि भाई अशोक का वृक्ष आज भी अपनी उसी स्थिति में विद्यमान है जिसमें वह 2000 वर्ष पहले था। क्लियर है? उसी स्थिति में आज भी है जैसे अशोक का फूल वृक्ष जो है वो 2000 वर्ष पहले हुआ करता था। क्लियर है? उसने अपनी स्थिति चेंज नहीं की है। क्लियर है? उसका कहीं से भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो उसी मस्ती में हंस रहा है, वो उसी मस्ती में झूम रहा है। इससे सभी को रस यानी कि आनंद लेने की शिक्षा लेनी चाहिए। क्लियर है? भाई सब में परिवर्तन हुआ, सत्ता आई और सत्ता गई, बदल गई। क्लियर है? कहीं राजा महाराजा आए और चले गए। क्लियर है? लेकिन अशोक का फूल आज भी वहीं का वहीं। क्लियर है? उसने अपनी स्थिति नहीं बदली। और इससे क्या? इससे हमें एक सीख लेनी चाहिए। क्लियर है? आनंद लेने की शिक्षा यहाँ पर लेनी चाहिए कि भाई चाहे सुख हो चाहे दुख हो, ये समय है, कट जाएगा। क्लियर है? समय एक जैसा नहीं रहता, लेकिन अपनी प्रवृत्ति को नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमें किससे सीखना है? ये हमें अशोक के वृक्ष से सीखना है। क्लियर हो गया? बात समझ में? यानी कि मौज लो, उदास या निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हमेशा चेहरे पे एक मुस्कान बना के रखो, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करो। क्लियर है? लर्निंग एटीट्यूड, सीखने की चाहत रखो, हमेशा बड़ों का सम्मान करो। अपनी संस्कृति से हमने जो सीखा है वही हम अपने बच्चों को देकर जाएं, ये हमारा सबसे बड़ा परम कर्तव्य है आज की डेट में। क्लियर है? क्योंकि हमारी आने वाली पौध जो है, हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो क्या सीखेगी? जब हम उनको सिखाएंगे तभी तो सीखेगी, वरना वेद पुराण उपनिषद जितनी भी हमारे रामायण महाभारत, उनको लोग जानेंगे नहीं। तो हमें अपना सीख लोगों तक पहुंचानी है, अपने बच्चों तक वो संस्कार देने हैं, ताकि सब ये जो कड़ी है ये आगे तक जाए, ये पीढ़ी जो है आगे तक इसको संजोए और संवारे। चलो
अब इसी के साथ कुछ प्रश्न और उत्तर आते हैं। गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं, इनका ध्यान से देखना इसको, क्योंकि एग्जाम के अंदर भाई जरूर पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया? तो पहला प्रश्न क्या बना, पहले गद्यांश पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रश्न और उत्तर पे चलेंगे। तो पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, और इसीलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं। तो हमने गद्यांश पढ़ा। अब इसके आधार पर क्या करना है, आपने गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देने हैं। कौन कौन से प्रश्न, ये भी इस स्लाइड में आपको देखने को मिल रहे हैं। पहला प्रश्न बना यहाँ पर कि किस पुष्प को देखकर लेखक उदास हो जाता है। तो अशोक के खिले हुए पुष्प को देखकर लेखक उदास हो जाते हैं। वे उसकी सुंदरता के कारण नहीं उदास हो जाते, बल्कि उसकी कमियों का अन्वेषण कर दुखी हो जाते हैं कि ये वैसा का वैसा ही है। एक तरीके ना जलन। क्लियर? इसमें कोई बदलाव नहीं है, ये जैसा था वैसा ही है। चलो अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है भाई, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक क्या बताना चाहता है। इस गद्यांश में आखिर लेखक क्या बताना चाहता है? तो इस गद्यांश में लेखक बताना चाहता है कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। ध्यान से समझना, आज जमाने में ऐसे ही लोग मिलेंगे। ध्यान से समझना। क्लियर है? क्योंकि पाठ बहुत कुछ सिखाता है, पाठ से जीवन का सार मिलता है। पाठ को पाठ की तरह ना समझकर इनसे बताई हुई चीज़ों को अपने जीवन में अगर आप अपना लेते हो तो आप एक परफेक्ट इंसान की तरफ बन जाते हो। क्लियर हो गया भाई? संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उसमें आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की यहाँ पर कमी नहीं है। क्लियर है? ये लेखक इस गद्यांश के माध्यम से बताना चाहता है। क्लियर? अगला प्रश्न बना, प्रस्तुत गद्यांश में लेखकों ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। लेखक ने अपने स्वयं के विषय में क्या क्या है? तो लेखक ने स्वयं के को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता एवं महानता का परिचय दिया है। लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता और महानता का परिचय दिया है कि भाई हम आपकी तरह इतने दूरदृष्टि वाले नहीं। क्लियर है? तो अपने आप को कमतर आकर उसने क्या किया है, अपनी महानता अपनी उदारता का यहाँ पे परिचय दिया है। और लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मन स्थिति एवं सोच को स्पष्ट कर रहा है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? चलो जी, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के लेखक व पाठ का नाम स्पष्ट कीजिए और लेखक ने इस पाठ में किस शैली का यहाँ पर प्रयोग किया है। क्लियर है? तो प्रस्तुत गद्यांश के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। क्लियर है? और पाठ कौन सा है? और पाठ का नाम है अशोक के फूल। पाठ का नाम आ गया अशोक के फूल और पाठ के लेखक का नाम आ गया। क्लियर हो गया? अब इस संबंध में निबंध में लेखक ने वर्णात्मक, विवेचात्मक और व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया है। व्यंग यानी कि टोन कसा है, किसके माध्यम से? भाई अशोक के फूल के, अशोक का जो वृक्ष है उसके माध्यम से इंसान को उसका आईना दिखाने का यहाँ पर व्यंग के माध्यम से यहाँ पर प्रयत्न किया है कि आई आज आधुनिकता के दौर में हम लोग आगे बढ़े चले जा रहे हैं, आगे बढ़े चले जा रहे हैं, है ना? किसके नाम पर? विकास के नाम पर। लेकिन अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता को हम अपने पैरों तले रौंदते चले जा रहे हैं। वहीं ये वृक्ष देखो 2000 वर्ष पहले भी था, आज भी है, और मुझे नहीं लगता ये आने वाले समय में भी अपनी प्रवृत्ति को बदलेगा। तो इससे मनुष्य को बहुत कुछ सीखना चाहिए। विकास अपनी जगह है, डेवलपमेंट अपनी जगह है, ठीक है? लोग आते हैं जाते हैं, लेकिन अपनी संस्कृति अपनी सभ्यता अपने विचारों को
हमें संजो कर रखना चाहिए। ये नहीं कि हवा का एक झोंका आया और हमने अपने विचार बदल दिए, हवा का एक झोंका आया हमें अपनी शैली बदलनी पड़ी, हवा का एक झोंका आया और हम लोग जड़ से उखड़ गए। नहीं, निम्न शब्दों के यहाँ पे अर्थ लिखने हैं। क्या? हतभाग्य का मतलब क्या है? हतभाग्य का मतलब हो गया भाग्यहीन, यानी कि अभागा। कहते नहीं तुम बड़े अभागे हो। क्लियर है? चलो, दूरदर्शी का मतलब क्या है? दूरदर्शी यानी भविष्य की घटनाओं को समझने वाला। क्लियर है? दूरदृष्टि का मतलब क्या होता है कि भाई देखो, जैसे मान के चलिए क्या जाए 2024 चल रहा है, अब मान के चलो 2024 चल रहा है, जो दूरदर्शी दृष्टि वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई 2024 यानी वर्तमान में जी रहे होते हैं, लेकिन भविष्य की पटकथा लिख रहे होते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? क्लियर? यानी कि 2026 या 27 या 2030 या 40 के अंदर हमको क्या करना है, यानी कि 2024 में हम जी रहे हैं। क्लियर? लेकिन 2030 की अभी तक प्लानिंग कर रहे हैं, उसको बोलते हैं क्या? दूरदर्शी दृष्टि वाला, दूरदर्शी सोच वाला व्यक्ति। क्लियर है? बात समझ में आ गई? ऐसा ही व्यक्ति क्या होता है संसार में? चेंजेस लाता है, परिवर्तन लाता है। क्लियर हो गया? अभी क्या है? 5G चल रहा है, 5G चल रहा है, लेकिन बहुत सारी कंपनियों ने क्या है 6G या 7G पर काम करना चालू कर दिया होगा अभी से। क्लियर है? भविष्य में 2, 4, 5 साल के बाद हो सकता है 6G लॉन्च हो जाए, 7G लॉन्च हो जाए। तो ये क्या है? भविष्य की जो प्लानिंग है वो वर्तमान में की जाती है, उसको बोलते हैं दूरदृष्टि सोच वाला व्यक्ति। क्लियर है? दूरदर्शी। चलो आगे बढ़े। चलो प्रश्न संख्या 2 की तरफ चलते हैं। तो अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वो अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नुपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था और कोमल कपोलों पर कणावतंस के रूप में झूलता था, और चंचल नील अलकों की, है ना, अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, और तो और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से ही फूट उठता था। हमने क्या पढ़ा? गद्यांश पढ़ा। आप उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किन प्रश्नों के? इन प्रश्नों के। तो पहला प्रश्न क्या निकला यहां से कि संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? संस्कृत के किस कवि ने अशोक को सम्मानित किया? तो भाई महाकवि कालिदास का नाम यहाँ पर प्रमुख रूप से लिया जाता है। तो संस्कृत के महाकवि कालिदास ने अशोक को जो सम्मान दिया वो अपूर्व था, और उससे पहले किसी भी कवि ने अशोक का वर्णन नहीं किया। ये महाकवि कालिदास ही थे जिन्होंने अशोक के वृक्ष की, अशोक के फूल का यहाँ पर जिक्र किया। इससे पहले किसी भी कवि ने अशोक के फूल के बारे में जिक्र नहीं किया है, वर्णन नहीं किया है। अशोक का वर्णन इससे पहले किसी भी कवि ने नहीं किया है। तो सर्वप्रथम इसका वर्णन करने वाले कौन थे? कालिदास ही थे, जिन्होंने अशोक के फूल की यहाँ पर महिमा बताई, उसकी इंपॉर्टेंस बताई। चलो आगे बढ़े। चलो, किस फूल की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बनाती थीं? है ना, इतने सुंदर थे इनके फूल, जो सुंदरियां अपने कानों का आभूषण बना लिया करती थी। क्लियर हो गया? चलो, उस वक्त गोल्ड वगैरह हुआ नहीं करते थे, तो लोग इसी पुष्प के माध्यम से और अलग अलग फूलों के माध्यम से क्या कानों का अपना, यही इनके आभूषण हुआ करते थे उस वक्त। ठीक है, तो अशोक के फूलों की सुंदरता के कारण सुंदरियां उन्हें अपने कानों का आभूषण बना लेती थी। क्लियर है? इतने सुंदर दिखते थे अशोक के फूल कि जो सुंदरी थी, सुंदरियां हुआ करती थी, वो इन फूलों को अपने आभूषण बना लिया करती थी। और ये कर्ण फूल जब उनके गालों पर झूमता है तो वे और भी अधिक सुंदर लगने लगती हैं। क्लियर है? जब ये कर्ण फूल यानी कि कानों में जो धारण किया गया है कर्ण फूल, क्लियर है, जब ये उनके
गालों पर झूमता है तो ये इनकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। ये पुष्प इनकी सुंदरता को अलंकृत करने के काम आते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई। चलो अगला है भाई, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक का उद्देश्य क्या बताना है, पर्पस क्या बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने अशोक के फूल का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। अतिशयोक्ति क्या होता है ये मैं बता चुका हूं, क्योंकि मैंने अलंकार पढ़ाए हुए हैं। और अतिशयोक्ति का मतलब क्या होता है, अतिशयोक्ति यानी कि किसी भी चीज का बड़ा चढ़ाकर महिमा वर्णन करना। क्लियर है, अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। क्लियर है, तो अशोक के फूल का महिमा वर्णन कुछ इस प्रकार किया है जो कि अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ पर वर्णन किया गया है। और यहाँ लेखक कहता चाहता है कि भाई साहित्यकारों में मुख्य रूप से संस्कृत के महान कवि कालिदास ने अशोक के फूल का जो मादकतापूर्ण वर्णन किया है ऐसा किसी अन्य ने नहीं किया है। क्लियर है कि भाई इसके अंदर मादकता है। क्लियर है, हाँ, तो ऐसा अन्य वर्णन जो है ना किसी भी कवि ने इससे पहले नहीं किया है। तो महाकवि कालिदास ने इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वर्णन किया गया। तो अशोक पर फूल आने के संबंध में लेखक के क्या विचार है, तो लेखक का विचार है कि अशोक पर तभी पुष्प आते हैं जब कोई अत्यंत सुंदर युवती अपने कोमल और संगीतमय नुपुर वाले चरणों से उस पर प्रहार करती है। जब कोई सुंदर स्त्री, अत्यंत सुंदर और कोमल स्त्री जो है, जब इस वृक्ष पर क्या है ना, संगीतमय तरीके से नुपुर वाले इनके ऊपर चरणों पर से उस पर प्रहार करती है, तब जाके अशोक पर पुष्प आते हैं, ऐसा माना गया है। क्लियर है, निम्न शब्दों का यहाँ अर्थ बताना है, आसिंजनकारी तथा कर्णावतंस। तो आसिंजनकारी का मतलब है अनुरागोत्पादक और कर्णावतंस का मतलब है कर्णफूल। कर्णफूल यानी कि जो कानों में धारण किए जाते हैं। क्लियर हो गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो कहते हैं कि दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, लेकिन मनुष्य एक ऐसा भी प्राणी है कि भाई अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। क्लियर हो गया। तो भाई अपना स्वार्थ सिद्ध होने, इतिहास में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो किसी राजा का हो, किसी सामान्य व्यक्ति का हो, या फिर किसी का भी हो, यानी कि जिन्होंने अपनी स्वार्थ की सिद्धि में, है ना, बहुत सारे समाज का भी नुकसान किया है, अपना तो अहित किया ही किया है, लेकिन देश का भी उन्होंने अहित किया है। क्लियर, उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। क्लियर है, ये है दुनिया की सच्चाई। क्लियर हो गया। अपना काम बना और उससे कोई मतलब नहीं है, आगे बढ़ गए। क्लियर है। तो शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, ये काम अशोक के काम नहीं आया। क्लियर हो गया। क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। क्लियर हो गया। आखिर क्यों याद किया जाए, भाई जब स्वार्थी है, दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ का ही तो अखाड़ा है। क्लियर। तो उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कैसे, तो प्रस्तुत गद्यांश में किस प्रसंग की चर्चा की गई है। तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक आचार्य द्विवेदी जी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल को भूल जाने की यहाँ पर आलोचना की है। इतनी अच्छी प्रवृत्ति वाला ये जो वृक्ष है, इसको लोगों ने भुला दिया। क्लियर है। जबकि यहाँ से एक मैसेज जाता है, लोग इससे प्रेरणा ले सकते हैं, और खासकर मनुष्य जाति के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा, है ना, लाभप्रद हो सकता है। लेकिन इतिहासकारों, साहित्यकारों ने क्या किया है, रचनाकारों ने इस अशोक के वृक्ष को भुला दिया है। तो क्या किया है, द्विवेदी जी ने ऐसे इतिहासकारों, साहित्यकारों, रचनाकारों की यहाँ पर घोर आलोचना की है। इतने स्वार्थी हो, अपने स्वार्थ में ये भी भूल गए। चलो भाई,
लेखक ने गद्यांश में किस प्रकार के लोगों की को स्वार्थी कहा है? तो भाई मस्त, इस गद्यांश में लेखक ने, आचार्य द्विवेदी ने रचनाकारों अर्थात साहित्यकारों द्वारा अशोक के फूल के भूल जाने की आलोचना की है कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, ये केवल उन्हीं बातों को याद रखता है जिससे उसके स्वार्थ की सिद्धि होती है। क्लियर है? अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए जो चीज अति आवश्यक है ये उसको याद रखता है और बाकी चीजों को विसरा देता है, यानी कि भूल जाते हैं। क्लियर हो गया? चलो, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है, से लेखक का क्या तात्पर्य है? तो लेखक कहना चाहते हैं, लेखक का ये तात्पर्य है कि ये संसार स्वार्थी व्यक्तियों से भरा पड़ा है। ये हर व्यक्ति अपने ही स्वार्थ को साधने में लगा हुआ है, उसे अपने ही स्वार्थ को सिद्ध करने से फुर्सत नहीं है और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए न जाने व्यक्ति क्या क्या जतन करता है। क्लियर है? इंसान झूठ बोलता है, गलत राह पर चलता है और न जाने वो ऐसे ऐसे का अपने स्वार्थ की सिद्धि में ऐसे ऐसे कार्य कर जाता है जो शायद उसके लिए ना हो, लेकिन स्वार्थ सिद्ध करना है। चलो भाई, क्लियर हो गया? तो वो अशोक के फूल की क्या परवाह करेगा जब उसने अच्छे अच्छों की परवाह नहीं की, अशोक के फूल की क्या परवाह करेगा? क्लियर है? जो शायद उसके लिए किसी काम का नहीं है। अशोक का फूल किस काम का? किसी काम का नहीं है। क्लियर है? वह उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया, उनका स्वार्थ सिद्ध हो गया, अशोक का फूल तो किसी काम का ही नहीं है, तो उसकी क्यों परवाह करेंगे? मनुष्य स्वार्थी जो ठहरा। चलो, अगला है फूल शब्द के पर्यायवाची लिखने हैं। फूल शब्द के पर्यायवाची कैसे लिखोगे? फूल को पुष्प कहा जाता है, कुसुम कहा जाता है, प्रसून कहा जाता है। क्लियर है? ये शब्द हो गए फूल के पर्यायवाची। इसके अलावा पर्यायवाची शब्द याद करना, क्योंकि पर्यायवाची शब्द भी आ जाते हैं। स्वार्थ शब्द का यहां पर विलोम लिखना है, तो भाई स्वार्थ शब्द का विलोम है निस्वार्थ। क्लियर है? स्वार्थ जिसमें अपना हित छुपा हो। क्लियर है? कहते नहीं मनुष्य बड़ा स्वार्थी। हाँ जी, बिल्कुल है। निस्वार्थ का मतलब होता है बिना स्वार्थ के, जिसमें अपना कोई स्वार्थ नहीं, कोई लालच नहीं। क्लियर है? निष्काम भाव से किया गया काम। क्लियर है? तो स्वार्थ का क्या है? विलोम निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के। चलो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोती बहाती सी जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। कितने लोगों ने त्याग किया है, तपस्या की है, तब जाके आज हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। क्लियर है? ऐसे ही नहीं हमें यहाँ पर जगह मिली है। देश और जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है, सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा है, यानी कि जीने की इच्छा। इसके लिए लोग पता नहीं क्या क्या जतन करते हैं, अच्छे काम भी करते हैं और ऐसे ऐसे काम भी करते हैं जो शायद नहीं करने चाहिए। वो गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है और धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाता है, सब कुछ बह जाता है। क्लियर है? उपर्युक्त गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित शब्दों के उत्तर देने हैं। तो पहला है, प्रस्तुत गद्यांश के माध्यम से लेखक ने किस ओर संकेत किया है? किस ओर संकेत किया है? मानव सभ्यता एक प्रवाहमान धारा के समान है। हमारी सभ्यता और संस्कृति भी अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों का मिला जुला रूप है, मिश्रण रूप है, और इन्हीं तथ्यों की ओर लेखक ने संकेत दिया है। दूसरा प्रश्न बना, मानव जाति किस मोह को रौंदती चली आ रही है? तो मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी ही निर्मम है।
वो सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। अब तक न जाने उसने कितनी जातियों एवं संस्कृतियों को अपने पीछे छोड़ दिया है, यानी कि अपने पैरों तले रौंद दिया है, रौंदने का काम किया है। मानव का व्यवहार किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो मानव कभी भी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहता। क्लियर हो गया? एक साइकिल वाले व्यक्ति को क्या चाहिए? भाई मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए, बाइक होनी चाहिए। बाइक वाले को क्या चाहिए? भाई गाड़ी होनी चाहिए 4 पहिए की। 4 पहिए वाले को क्या चाहिए? कि भाई लग्जरी गाड़ी होनी चाहिए। लग्जरी गाड़ी वाले को क्या चाहिए? भाई अपना खुद का जो है प्राइवेट जेट होना चाहिए। तो मनुष्य की जो इच्छाएं हैं वो अंतहीन है, अनंत है। क्लियर है? मानव कभी भी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहा है। तो उसने क्या है? वो परिवर्तन चाहता है, वो नई नई खोज करता फिरता है। क्लियर? हमेशा उसके व्यवहार और संस्कृति में परिवर्तन होता रहता है और इसके लिए वो हमेशा प्रयत्नशील रहता है। क्लियर है? और एक दूसरी सच्चाई भी है कि भाई संसार जो है परिवर्तन ही क्या है, संसार का नियम है। क्लियर है? जो कल था वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं रहेगा। यही जीवन की सच्चाई है। चलो अगला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने किन बातों की ओर ध्यान आकृष्ट किया है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक मनुष्य की जीने की इच्छा के बारे में ध्यान आकृष्ट करना चाहता है और बताना चाहता है क्या? कि मनुष्य की जीने की इच्छा इतनी प्रबल है कि अब तक न जाने कितनी सभ्यताओं और संस्कृतियों का उत्थान और पतन हुआ है। न जाने कितनी जातियां और संस्कृतियां पनपनी और नष्ट हो गईं, परंतु आज तक जो शुद्ध और जीवित है वह है मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, अर्थात उसकी जीने की इच्छा। क्लियर हो गया? दुर्दम और निर्मम शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द छांटकर लिखना है। देखो उपसर्ग स्टार्टिंग में लगता है शब्द के, तो दुर क्या हो गया? यहाँ पे उपसर्ग हो गया है। दम यहाँ पर मूल शब्द है। मूल शब्द क्या है? दम है। दम में उपसर्ग लग दिया दुर तो हो गया दुर्दम। क्लियर हो गया? निर्मम, यहां पर निर जो है ये उपसर्ग है और मम जो है ये मूल शब्द है। मूल शब्द में उपसर्ग लग गया तो बन गया निर्मम और दुर्मम। दम और मम यहां पर मूल शब्द है, दुर और निर ये हो जाएंगे उपसर्ग। उपसर्ग हमेशा शब्द के शुरुआत में लगता है। क्लियर है? और मूल शब्द को परिवर्तित कर देता है। क्लियर हो गया? चलो जी, चलो बच्चों, तो भाई आज की इस क्लास में भाई इतना ही और इसी के साथ हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए अध्याय के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनेट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।